नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UNFCCC के बारे में, जो यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है और कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर। उसके बारे में आज पर्याप्त जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। सीधे तौर पर सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, चाहे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी की बात हो। आइए सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन के लिए एक इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। UNFCCC का मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन, है ना। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो 1992 में, है ना, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षरित इसको किया गया था, जिसे पृथ्वी जो अर्थ समिट होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो हमारा UNFCCC है, ये 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। इस सम्मेलन में लगभग सार्वभौमिक सदस्यता 197 पक्ष हैं और ये 2015 पेरिस समझौते की मूल संधि है। मूल सचिवालय जिनेवा में था। 1996 में इसका जर्मनी के बॉन में इसका सचिवालय फिर स्थापित किया गया। आइए अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसके अनुच्छेद 2 के अनुसार कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थित करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। ये उद्देश्य इस मायने में योग्य है कि इसे इकोसिस्टम को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य उत्पादन को खतरा ना हो और आर्थिक विकास को टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है वर्तमान में, है ना, कि ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता है उसको कम से कम किया जा सके। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, जो कि है आखिर इसकी संस्थागत व्यवस्था कैसी है। आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले पार्टियों का सम्मेलन, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, कॉप, अनुच्छेद 7.2 कॉप को सम्मेलन के सर्वोच्च निकाय के रूप में परिभाषित करता है, क्योंकि ये इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया कॉप के वार्षिक सत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कॉप क्या है? वार्षिक होने वाली बैठक है। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि आखिर ये कॉप के अध्यक्ष और ब्यूरो ये क्या है। तो कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के बीच घूमता रहता है। राष्ट्रपति आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है और उसे कॉप सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद जय जयकार द्वारा चुना जाता है। जय जयकार मतलब आप सभी जानते हैं ना। उनकी भूमिका कॉप के काम को सुविधाजनक बनाना और पार्टियों के बीच समझौतों को बढ़ावा देना है। कॉप और प्रत्येक सहायक निकाय जो है इसका एक निर्वाचित ब्यूरो द्वारा निर्देशित होता है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ये न केवल सत्रों के दौरान बल्कि सत्रों के बीच में भी काम करते रहते हैं। जैसे अभी भी है ना, कोई सत्र तो चल नहीं रहा है ना, तो अभी भी जो है काम इनका चलता रहता है अलग अलग दिवसों और अलग अलग उद्देश्यों से। अब यहाँ सहायक निकायों की बात आ ही गई है तो जान भी लेना चाहिए। ये जो सहायक निकाय है, ये कन्वेंशन 2 स्थायी सहायक निकाय स्थापित करता है, अर्थात वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय अनुच्छेद 9 द्वारा और कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय अनुच्छेद 10 द्वारा। ये निकाय कॉप को सलाह देते हैं। SBSTA का कार्य कॉप को कन्वेंशन से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों पर समय पर सलाह प्रदान करना ये है। और जो SBI है, इसका कार्य क्या है? तो कॉप को कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन के आकलन और समीक्षा में सहायता करना। ये सहायक निकाय हमने बताया आपको कुछ। साथ में सचिवालय की बात करें तो सचिवालय, जिसे जलवायु परिवर्तन सचिवालय के रूप में जाना जाता है, ये SB ब्यूरो और COP द्वारा स्थापित अन्य निकाय को सेवाएं प्रदान
करता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने में एक चीज़ ज़रूरी है, उसके कमियों के बारे में जानकारी लेना। गैर समावेशी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि आज सबसे खतरनाक पर्यावरणीय वायु प्रदूषण सूक्ष्म कण है, जो कार इंजन और दहन आधारित बिजली संयंत्रों से आते हैं। लेकिन इन प्रदूषकों को जो एक क्योटो प्रोटोकॉल था, इस पे बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया। धीमी प्रगति, कॉप को क्योटो प्रोटोकॉल में भाग लेने के रूप में के लिए रूस को सहमत करने में लंबा समय लगा, 2005 तक का। यूएनएफसीसीसी अमेरिका को क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के लिए राजी करने में विफल भी रहा, है ना। इससे वास्तव में काफ़ी सारी ये एक बड़ी कमी है। अस्थायी लक्ष्य, औद्योगिकीकरण के बाद दुनिया लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर पहुंच गई और पेरिस योगदान 2 डिग्री सेल्सियस के स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। असंतोषजनक प्रतिक्रियाएं, ये भी है कि कई देशों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस के कठिन लक्ष्य के लिए तर्क दिया, जिसमें निचले देशों के नेता भी शामिल हैं, जो गर्म होती दुनिया में अस्थिर समुद्री वृद्धि का सामना कर रहे हैं। साथ में उपलब्धियों के बारे में जानना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योटो प्रोटोकॉल में केवल अमीर देशों में उत्सर्जन में कटौती की अपेक्षा की गई थी, जो विवाद का विषय था। हालांकि 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ इस विसंगति को ठीक किया गया और यूएनएफसीसीसी की पहलों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में मदद की, जो आज 90 के दशक के उत्तरार्ध की तुलना में बहुत अधिक हो गया है। आज उसका परिवर्तन सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और अंततः यूएनएफसीसीसी ने जलवायु परिवर्तन को कम करने में स्वच्छ विकास तंत्र जैसे नवीन विचारों को बनाने में मदद की है, जिसके तहत उत्सर्जन को कम करने वाली विकासशील देशों की परियोजनाओं को क्रेडिट मिलता है, जिसे उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता वाले देशों और कंपनियों को बेचा जा सकता है। यूएनएफसीसीसी की स्थापना के बाद राष्ट्रीय सरकारों ने प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण पर सहयोग को प्रोत्साहित और बढ़ाया है, और इसके प्रयास वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चर्चा, वैश्विक भागीदारी आदि के लिए एक मंच प्रदान करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लिए भी, एज अ सिटीजन भी और एज अ नेशन भी। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। इंटरेस्टिंग जानकारियाँ थी। आई होप आपने बढ़िया तरीके से पढ़ी। कौन कौन से कॉप आयोजित किए गए हैं, कब कब किए गए हैं, कैसे हुए हैं, थीम क्या थी, कहाँ हुए हैं, सारी जानकारी प्राप्त आपको करना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए जी। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।